हाँ बेटा, सोच लिया आप लोगों ने? देख बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली मैंने स्ट्रक्चर ना, मैंने ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको अल्टीमेटली ड्रॉ नहीं किया, मतलब सिर्फ एरोज लगाए हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं किया। अच्छा इधर, हाँ ठीक है ड्रॉ है, ये ठीक है। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, ये आंसर तुम्हारा करेक्ट है। आप कारण बताओ ना बेटा, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों सेम एटम है, तो हाँ, तो यू शुड से इन दैट केस के माइनस एम अफेक्ट ऑफ CHO विल स्टेबलाइज, सॉरी माइनस एम नहीं, इस स्ट्रक्चर में माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे CHO के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट कर रहा हो CHO का। आर यू गेटिंग मी? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में इसका जो माइनस आई इफेक्ट आ रहा है CHO का, वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। Therefore, this structure is more stable when compared to this structure. यदि ये स्ट्रक्चर बेटा ज्यादा स्टेबल है और डबल बॉन्ड ज्यादा समय तक यहाँ टिकेगा, और यदि डबल बॉन्ड ज्यादा समय तक यहाँ टिका, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली ज्यादा आएगी। तो यदि अब आपको उत्तर देखना हो तो डी में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कम थी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ बी में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी। I hope the question is clear to you all. Yes. ये थर्ड वाले में बेटा देख, इधर रेजोनेंस तो है नहीं क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसने बॉन्ड लेंथ C और N के बीच का पूछा था। अब किसी भी केस में ये डबल बॉन्ड लाइक स्टेट में आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है नहीं। हाँ लेकिन वहां पे बेटा डबल बॉन्ड बना हुआ था ऑलरेडी। यदि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो वो C और O के बीच में डबल बॉन्ड पूछा था, और यदि आप क्वेश्चन को देखो तो वहां पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, और वो आपसे क्या जानना चाह रहा था, आपको जानना चाह रहा था कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कम है। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं था, इस कारण डबल बॉन्ड हरदम टिका हुआ था, डबल बॉन्ड मूव ही नहीं कर सकता था, और जब डबल बॉन्ड हरदम टिका हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या होती, छोटी हो जाती। इस केस में रेजोनेंस नहीं है तो लोन पे नीचे नहीं उतर पाएगा, तो डबल बॉन्ड बन नहीं पाएगा ना बेटा। देखो अब तुम इसमें मिस्टेक क्या कर रहे हो, बॉन्ड लेंथ अल्टीमेटली क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अल्टीमेटली C और O के बीच के सिंगल बॉन्ड से नहीं डिटरमाइन होगी, डबल बॉन्ड से डिटरमाइन होगी। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जब भी कोई स्ट्रक्चर जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये मान लो PP ओवरलैपिंग हो गई तो इसके कारण सिग्मा बॉन्ड बन गया, पर जब आप पाई बॉन्ड बनाते हो तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, साइड ऑन ओवरलैपिंग होनी पड़ती है, और साइड ऑन ओवरलैपिंग के लिए और ज्यादा कार्बन को पास आना पड़ता है। देयरफॉर यदि आपने पहला स्ट्रक्चर यू बना लिया PP ओवरलैपिंग वाला, तो सेकंड p ऑर्बिटल आप यदि यू बना रहे हो तो इसके लिए ओवरलैपिंग कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा पास पास लाना पड़ेगा, वरना आप इनके बीच में ओवरलैपिंग इफेक्टिवली नहीं करवा पाओगे। तो डबल बॉन्ड जब आप बनाते हो तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो और ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अब आप एक नेचुरल सी बात सोचो, दो लोगों के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दो लोगों के बीच में डबल बॉन्ड है, कब उनके बीच में दूरी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब उनके बीच में दो बॉन्ड होंगे तो दूरी उनके बीच में कम हो जाएगी, जब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उनके बीच में दूरी थोड़ी सी बड़ी हुई होगी, यदि ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो दूरी और ज्यादा थोड़ी सी कम हो जाएगी। यही कारण है कि एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव व्हेन कंपेयर टू एल्कीन्स, क्योंकि एल्काइंस में बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा गिर जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उस कारण से कि एल्काइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट शॉर्टर बॉन्ड लेंथ which makes it more stable. I hope the concept is clear. Okay. Now see, one more question.
अब पूछा ये है कि C1C2 बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट कहां पे है, और C1C2 दिया है, ये C1 है और ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, अगेन दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब बेटा उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि C2 बॉन्ड लेंथ किस केस में सबसे कम है। ध्यान दें, सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे ज्यादा कहां पे है और सबसे कम कहां पे है। यदि आप में से कोई भी बच्चा जवाब देना चाहे तुरंत कि सबसे ज्यादा कहां पे है और सबसे कम कहां पर है, तो इट इज गुड। सर सबसे कम बॉन्ड लेंथ डी वाले केस में होगी। सबसे कम बॉन्ड लेंथ डी वाले केस में होगी, ओके। और उसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका एक बॉन्ड C1 और C2 के बीच में कूद जाएगा और डबल बॉन्ड ज्यादा देर तक टिका रहेगा वहां पे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब ये कूद जाएगा और भी अच्छा था। नाउ इस केस में देखिए आप सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पे होगी? थर्ड केस में। ओके गुड, अगेन द रीजन इज वहां पे सिंगल बॉन्ड है, वहां पे सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। वेरी करेक्ट, एकदम सही बोला तुमने। ये रेजोनेंस में ये इधर से इधर मूव कर सकता है, ये इधर से इधर मूव कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज टिका भी रहेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। यदि इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज होगा हालांकि उसमें, बट इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, नेगेटिव चार्ज उस पर स्टेबल रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। यदि बाकी केसेस देखो तो बाकी किसी भी केस में डबल बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है वहां पे। देयरफॉर यहां एटलीस्ट डबल बॉन्ड बन रहा है, तो दिस विल हैव शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। यहां पर यदि आप देखो तो यहां पर सब कुछ सिंगल सिंगल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस भी कम होगा, तो यहां पर जो है बॉन्ड लेंथ आपको जनरली ज्यादा मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि बाकी केसेस में क्या? यदि ये वाला केस तुम देखो तो इस वाले केस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखो। यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 3.25 और sp3 की होती है 2.5। यदि इसको देखो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2.85, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2.5। यदि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस देखने पे तुमको समझ में आएगा यहां पे डिफरेंस कम है, और यदि इनके अंदर डिफरेंस कम है, यदि इनके अंदर डिफरेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में क्या होगा? यदि डिफरेंस बेटा कम है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा चार्जेस का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आकर्षण होगा, और जितना ज्यादा आकर्षण होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। ये एक एंगल है इस क्वेश्चन को समझने का। मैं आपको दूसरा एंगल भी इस क्वेश्चन में दिखाता हूं जिससे कि आप इसकी बॉन्ड लेंथ को देख सकते थे। नाउ सी दिस, यहां पे डिफरेंस नहीं है लगभग, ये भी sp3 ये भी sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे। बेटा आकर्षण चार्जेस के बीच होता है, जब भी किसी कोवलेंट बॉन्ड में चार्जेस बनेंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यदि आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर याद हो तो उस चैप्टर के अंदर आपने ये बात पढ़ी थी कि आप जब भी कोवलेंट बॉन्ड देखते हो तो रेडियाई ऑफ 1 प्लस रेडियाई ऑफ 2 देखते हो, बट जब दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है तो उसमें आप एक फैक्टर के द्वारा माइनस करते थे। यदि आपको फॉर्मूला याद हो, XA प्लस XB माइनस 0.09 इंटू XA स्क्वायर माइनस XB स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। वो फॉर्मूला आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में लिखवाया था, तो वहां पे एक फैक्टर माइनस होता था, और जो वो फैक्टर माइनस होता था इसका मतलब क्या होता था? बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती थी। वो फॉर्मूला मेरे को एकदम एग्जैक्ट दिमाग पे नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला कुछ कुछ इसी टाइप का था। शूमेंस करके एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। नाउ मैं आपको दूसरा एंगल दिखाता हूं इसमें। एक तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस वाला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से, क्योंकि आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, सी वाला और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देख बेटा, यदि मैं यहां पे ये सब मिटा देता हूं, आप देखो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एक है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, और यदि यहां पर देखो तो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन एक है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को तो पूरा कर रहा है क्योंकि बगल में p ऑर्बिटल है, इधर भी बगल में p ऑर्बिटल है, हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशन लग रही है। अब देख बेटा,
यदि मान लें ये बॉन्ड इस दिशा में मूव हो, सिग्मा बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इस दिशा में मूव होगा, तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, नेगेटिव चार्ज, और इधर हो जाएगा H+। यदि यहां पर देखो तो यहां पर यदि ये गिरा तो ये कुछ ऐसा गिरेगा, डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यस, इसको मैं वापस से बना देता हूं क्योंकि मैंने मूल स्ट्रक्चर मिटा दिया। ये ऐसा है, ये इधर गिरेगा तो ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, समथिंग लाइक दिस। Now see this, the electronegativity of this carbon is more when compared to electronegativity of this carbon। यदि ऐसा है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है मतलब ये स्ट्रक्चर ज्यादा टिकेगा, और यदि ये स्ट्रक्चर ज्यादा टिका तो इसका मतलब C और C इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी और उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। और C स्ट्रक्चर जिन बच्चों को समझ में ना आया हो, अब आपको समझ में आ सकता है कि C स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन आपको नहीं मिल रहा था। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस से देखो या हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, दोनों एंगल से आपको क्वेश्चन ये वाला बनना चाहिए। Now see this question. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है which of the following statement would be true about this compound? All three CN bond are of same bond length. This is CN bond. दूसरा ऑप्शन C1N and C3N bond are of same length but longer than C5N bond length. Then C1N and C3N bond are of different length but both are longer than C5N bonds. इसने मार्किंग भी कर दी है, इसको नंबर 1 लिखा है, ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आप समझे जरा, वो पूछने की कोशिश ये कर रहा है कि ये एक CN बॉन्ड लेंथ है, ये एक CN बॉन्ड लेंथ है, ये एक CN बॉन्ड लेंथ है। पहली बात ये कि क्या तीनों CN बॉन्ड लेंथ बराबर है, या 2 CN बॉन्ड लेंथ बराबर है और एक CN बॉन्ड लेंथ अलग है, या तीनों ही CN बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। नाउ सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू थिंक के इस क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ सेम होंगी या अलग अलग होंगी। आप 1 मिनट के लिए सोचें, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूं। आपको यदि इस दौरान उत्तर समझ में आ जाए तो मुझे भी बता दें। ओके, देन आई शुड एक्सप्लेन। यस, ओके, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये आंसर सही है, इसका कारण बोलो। ये तुक्का सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट है एक्चुअली, मतलब बट इट बिकम्स नॉट द एग्जैक्ट रीजन, मतलब इनवैलिडली सही है। मतलब यदि बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखो तो बिल्कुल सही रीजन है कि बीआर का जो अफेक्ट होगा उसके कारण ही, एक्चुअली देखो तो बीआर के अफेक्ट के कारण ही सब कुछ होने वाला, पर क्या होने वाला ये बात नहीं बताई। माइनस आई इफेक्ट, हाँ अच्छा, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ओके बेटा, देखो इससे ज्यादा बेहतर रीजन हो सकता है, यदि कोई बच्चा और भी इस उत्तर को बोलना चाहे तो बोल सकता है। तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा दूसरा आंसर भी सही था कि बीआर के कारण अफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली बीआर के कारण अफेक्ट आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बट
ये रीजन माइनस आई इफेक्ट वाला कन्विंसिंग नहीं है। कोई और बच्चा यदि कुछ और उसको दिख रहा हो इसके अंदर, बिंदास बोलो, थोड़ा आगे बढ़ के बोलो, मतलब जरूरी नहीं जो आज तक आपको आता है उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो। ओके बेटा, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस। नाउ सी दिस, होशियार बच्चे, यहां NO2 रेजोनेंस में है, एक बात तो तय है, यदि मान लो बेंजीन रिंग के साथ ये हो सिर्फ NO2, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। और यदि माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा तो माइनस एम इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर आएगा, क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आएगा जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड जब भी यहाँ पे बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ गिरेगी, क्योंकि NO2 माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, इस कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा या डबल बॉन्ड आएगा। क्योंकि वो डबल बॉन्ड हरदम नहीं टिका रहता है, कुछ समय के लिए टिका रहता है, इसलिए मैं उसको पार्शियल डबल बॉन्ड बोल रहा हूं। पर ये बात सत्य है कि डबल बॉन्ड थोड़े समय के लिए आएगा, इसका मतलब इसका अफेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर बदलेगा या फिर बढ़ेगा। यहां Br के कारण क्या होगा, ये तीन बड़े बड़े ग्रुप एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे हुए, क्योंकि तीन बड़े बड़े ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो बेटा इनके आपस का जो स्टेरिक रिपल्शन होगा उसके कारण तीनों ग्रुप अपना प्लेन बदल देंगे और वो बेंजीन रिंग के प्लेन से ऊपर नीचे यूं हो जाएंगे। जैसे ही उसने बेंजीन रिंग का प्लेन छोड़ा वैसे ही रेजोनेंस गया, क्योंकि रेजोनेंस के लिए सदैव स्ट्रक्चर्स को एक ही प्लेन में टिके रहना जरूरी है। इसको बोलते हैं सर इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जैसे ही NO2 ने प्लेन बदला वैसे ही NO2 रेजोनेंस से गायब हो जाएगा, और NO2 यदि बेटा रेजोनेंस से गायब हुआ तो डबल बॉन्ड आना बंद हो जाएगा, और यदि डबल बॉन्ड नहीं आया तो C और N के बीच में सदैव सिंगल बॉन्ड ही बना रहेगा। जबकि ये वाले NO2 पर किसी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ -M में जरूर टिका रहेगा, जबकि ये वाला NO2 और ये वाला NO2 इस Br ग्रुप के कारण रिंग के प्लेन से हट जाएगा, तो यहां रेजोनेंस नहीं आएगा, यहां कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनने वाला है। देयरफॉर ड्यू टू दिस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस व्हिच इज कॉल्ड एज सर इफेक्ट, यहां आपको बॉन्ड लेंथ बदली हुई मिलेगी। क्योंकि बेटा यहां हरदम सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और दोनों में बराबर होगी। यहां पे चूंकि एम इफेक्ट दिख रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। देयरफॉर इस क्वेश्चन की बॉन्ड लेंथ इस तरीके से वेरी होगी। इस साल भी आप देखें तो इस साल भी एसटीडी बेस्ड क्वेश्चन था, उसके लास्ट ईयर भी था, उसके लास्ट ईयर भी था। तो एवरी ईयर यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इस एरिया में डिस्कस करता हूं। पहले ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चूंकि मैंने शुरुआत की इसकी इसलिए आसानी क्वेश्चन से शुरुआत की है। बट ये क्वेश्चन आप देखते ही समझ सकते हो कहां पे एसिडिटी ज्यादा है, कहां पे एसिडिटी कम है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी आपने देखी है। जब भी आप एसिडिटी देखें किसी ग्रुप की तो आप ये देखें कि कहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होगा। तो जैसे ये वाला हाइड्रोजन भी हल्का सा एसिडिक है, बट आप जनरली जब भी आपसे कोई एसिडिटी पूछे किसी स्ट्रक्चर की, तो मान लो उसमें एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे H+ डिस्प्लेस हो सकता है, H+ मिल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आपको दिमाग में ये आएगा कि एसिडिटी किसकी ज्यादा बताओ। एक पे तो एसिडिटी कम है और दूसरे पे एसिडिटी ज्यादा है। तो आपको हरदम इस समय ये देखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहां पर है।
और उसके आधार पे आप उस स्ट्रक्चर की एसिडिटी को बताएं। दूसरी चीज जिसमें आप फंस सकते हो, मान लो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख जाए जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा दिख जाए जिसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, और फिर कोई आपसे सवाल पूछे कि कौन ज्यादा एसिडिक, तो आपके दिमाग पे यदि ये कंफ्यूजन आता है कि यार यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों मिलके इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे एक है तो कम हो जाएगी, ना, इस तरीके से नहीं। जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपको मिल जाए, मतलब इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी। तो जब आपको ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए तुरंत आप बोल दो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा एसिडिक है। नाउ सी दिस वन, यदि इसको देखो बेटा तो यहाँ H लगा हुआ है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस NO2 का -I इफेक्ट आ रहा है, और आपको यदि याद हो तो मैंने आपको बोला था कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप -M ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप +M ग्रुप। -I ग्रुप, ये ग्रुप भी -I है क्योंकि बीच में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये ग्रुप फिनाइल है, फिनाइल -I इफेक्ट दिखाता है। ये ग्रुप ऑब्वियसली +I ग्रुप है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिटी जिसकी कम हुई होगी वो है D, बिकॉज एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। अब यहां पे मेरे को I इफेक्ट देखना पड़ेगा, NO2 का I इफेक्ट ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू फ्लोरीन, व्हेन कंपेयर टू pH। ये आपके पास जो लिस्ट लिखी हुई है उस लिस्ट के अंदर है, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी एसिडिटी होगी। सो दिस वाज रिलेटिवली अ इजियर क्वेश्चन। नाउ दिस वन, यदि आप इसको ध्यान दें तो और ध्यान से देखें तो हमें देख सकते हैं कि यहां पे एक COH ग्रुप है, यहां भी एक COH ग्रुप है और यहां भी एक COH ग्रुप है। यदि आप ध्यान दे रहे हो तो समझे तो बेटा ये COH ग्रुप है, ये COH ग्रुप के पास में जो कार्बन है वो सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि इस COH ग्रुप के पास में जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, और रेजोनेंस नहीं है। क्यों रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है। अब ये बात आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि sp में 50% s करेक्टर होता है और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है। मोर द s करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अ स्ट्रक्चर। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू दिस वन, जबकि यहां पर तो ऑब्वियसली +I इफेक्ट लगा हुआ है। तो यदि आप इस तरीके से देखेंगे तो -I ग्रुप जो है स्टेबलाइज करता है, तो दिस इज मोर, -I ग्रुप जो है एसिडिटी को बढ़ाता है, तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस वन एंड देन दिस वन। मैं आपको इसमें एक दूसरा एंगल भी सिखाता हूं। यदि आप इतना समझ गए हो तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे एंगल से भी बताता हूं। बेटा यदि मान लो ये स्ट्रक्चर H+ को डोनेट कर दे माइनस प्रोटॉन, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल लुक समवॉट लाइक दिस। यदि इसको देखो तो यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा दिस विल लुक समवॉट लाइक दिस। अगेन समवॉट लाइक दिस। बेटा यदि आप इसको देखोगे तो इसका +I इफेक्ट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर ट्रांसफर करेगा, और यदि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर ट्रांसफर कर रहा है तो आप एक बात समझो कि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का एक एरोमा बनाना शुरू कर देगा, एक नेगेटिव चार्ज का एरोमा बनाना शुरू कर देगा +I ग्रुप। और बेटा यदि यहां पे नेगेटिव चार्ज का एरोमा बनना शुरू हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और यदि यहां से यहां जंप नहीं किया तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के द्वारा उतनी नहीं होगी जितनी की हो सकती थी। जबकि यहां पर देखो, यहां पे होशियार बच्चे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर यूं खींचेगा। जब यहां से होगी तो यहां से भी ट्रांसफर होगी,
तो इसके कारण बेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा बल्कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यदि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो ये मस्त यहां से यहां डांस करेगा। यदि आप थर्ड स्ट्रक्चर को देखो तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा शिफ्ट होगी, यहां पे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके कारण ये रेजोनेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको इसका एक तीसरा एंगल दिखाता हूं, आप देखें बेटा, दिस इज नेगेटिव चार्ज, प्लस आई ग्रुप नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करता है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज अ माइनस आई ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा पर उतना स्टेबलाइज नहीं करेगा जितना कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एसिडिटी थर्ड में सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड में और फिर वन में। मैंने आपको 3 एंगल लेकर के इस क्वेश्चन को समझाया, आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग पे क्लियर हो। Now, there is a question. HF, HCl, HBr, HI, एसिडिक करेक्टर पूछा। Now, HF is least acidic, HI is more acidic. मैं आपको एक जनरल बात बताता हूं, आप समझना जरा, मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूं, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को ध्यान देना। देखिए बेटा, मेरे पास CH4 है, मेरे पास अमोनिया है, वाटर है, आप माइक तैयार रखें, मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। HF है, HCl है, HBr है और HI है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपको CH4 ज्यादा एसिडिक लगता है या HF ज्यादा एसिडिक लगता है? यदि आपको कुछ कंसेप्ट नहीं भी आता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात दिल से आवाज आती है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, HF या CH4। अभी तक बेटा किसी के दिल से आवाज नहीं आई? HF, ऑब्वियसली HF इज मोर एसिडिक। इसका मतलब मैं यदि थोड़ा एक कॉमन सेंस लगाऊं तो मुझे एक बात समझ में आएगी, CH4 से HF जाते हुए एसिडिटी क्या हो रही है? एसिडिटी बढ़ रही है। मैं इसको प्रूव भी करूंगा, बट फिलहाल मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फिलहाल मैं आपको एक बाय लॉ कॉमन सेंस बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको एग्जाम टाइम में आप कुछ भूलो नहीं। नाउ सी दिस, HF इज मोर एसिडिक, एसिडिटी बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। आपके याद रखने के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। नाउ सी दिस, इसको मैं कैसे टेस्ट कर सकता था? होशियार बच्चे, यदि मैं यहां से एक प्रोटॉन बाहर निकाल दूं तो यहां बनेगा CH3 नेगेटिव। ध्यान देते रहना, यदि यहां से एक प्रोटॉन निकाल दूं तो यहां बनेगा NH2 नेगेटिव। यहां से एक प्रोटॉन निकाल दूं तो यहां बनेगा OH नेगेटिव। यहां से निकाल दूं तो यहां बनेगा F नेगेटिव। बेटा, ये बात आपने पढ़ी है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बात आप पढ़ चुके हो कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि आप देखो तो यहां पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पर है? फ्लोरीन के ऊपर, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्यों स्टेबल होता है? ये नेचुरल सी बात है, कोई भी चीज इंसान के पास तब रहती है जब उसको उसकी कद्र होती है। क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है। टेक्निकल शब्दों में Z अफेक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखेगा, कार्बन को उतनी ज्यादा परवाह नहीं है, कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, उसका Z अफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज को टिका के नहीं रख पाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज लॉस हो जाएगा, वो कोई और आके उससे छुड़ा लेगा। नो, फ्लोरीन बेटा पहलवान है, इसका इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले जा सकता। कोई नहीं ले जा सकता मतलब इन चार की बात कर रहे हैं हम, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, हालांकि इसमें बेसिक कैरेक्टर होगा। नाउ सी दिस, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यदि यहां ज्यादा स्टेबल है, जीवन में सारी वो चीजें ज्यादा होती हैं जो ज्यादा स्टेबल होती हैं। हम वो सारे काम करते हैं जिन कामों में स्टेबिलिटी होती है, और हम वो सारे काम नहीं करते जिन कामों को करने से हमारे जीवन के कचरे हो जाए या स्टेबिलिटी कम हो जाए।
तो ऑब्वियसली ये फ्लोरीन चूंकि ज्यादा स्टेबल है इसलिए ज्यादा बनेगा मतलब ज्यादा बार H+ को लूज करे। यदि वो ज्यादा H+ को लूज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा एसिडिक हो गया। तो HF is more acidic because the species which is formed when H+ is lost is relatively more stable species। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि CH4 अमोनिया H2O और HF में सबसे ज्यादा स्टेबल जो आपको दिख रहा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक जो दिख रहा है वो HF दिख रहा है। आई होप ये कंडीशन सभी बच्चों के दिमाग पे क्लियर हो गई होगी कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस कारण से F नेगेटिव इज मोर स्टेबल, देयरफॉर इट विल बी मोर फॉर्म एंड इफ इट इज मोर फॉर्म HF इज बाउंड टू बी मोर एसिडिक। मैं एक कंसेप्ट को क्लियर कर चुका हूं, दूसरे कंसेप्ट को आपसे बात करता हूं। अब देखिए बेटा HF, HCl, HBr और HI, यदि किसी बच्चे को याद है तो आप मुझे बताएं इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अल्टीमेटली तो मैं रटा ही दूंगा बट आप पहले कंसेप्ट को पकड़ के चले, कंसेप्ट पकड़ के चलोगे तो एग्जाम क्लियर 100% हो जाएगा। बताएं बेटा HF ज्यादा एसिडिक है, HI ज्यादा एसिडिक है, उसका कारण भी बोला। HI रीजन बेटा, कोई भी और बच्चा रीजन बताना चाहे यदि तुमको नहीं बताओ तो। HCl ज्यादा एसिडिक है। होशियार बच्चे बीच में क्यों आ गए आप, मतलब या तो HF होता या तो HI होता। HI इज मोर एसिडिक, ये जवाब मेरे को पहले मिल चुका है, मैं कारण जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। I का साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। इस पे आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते थे, आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन ये कर सकते थे, सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और थोड़ी देर में ही आप बदल गए। अब I नेगेटिव, I उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है तो I नेगेटिव को लेस स्टेबल होना चाहिए। बट अब मैं रीजन आपको दूसरा दे रहा हूं, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर आप सदैव इन दी पीरियड अप्लाई करेंगे, जबकि साइज वाला फैक्टर ऑलवेज इन दी ग्रुप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रुप में साइज में सिग्निफिकेंट परिवर्तन आता है तो वहां पे साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जबकि पीरियड में कभी भी साइज में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, जिसके कारण साइज इज नॉट ए फैक्टर एटलीस्ट इन पीरियड, बट साइज बिकम्स अ फैक्टर इन केस ऑफ ग्रुप। नाउ सी दिस, ये गया तो ये बना Cl नेगेटिव, यहां से H+ गया तो ये बना Br नेगेटिव और यहां से बना तो ये बना I नेगेटिव। बेटा I नेगेटिव इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू Br नेगेटिव, व्हेन कंपेयर्ड टू Cl नेगेटिव, व्हेन कंपेयर्ड टू F नेगेटिव, एंड रीजन एज सेड इज वेरी करेक्ट। I नेगेटिव का साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज उस पर डिस्पर्स हो जाएगा। होशियार बच्चों, यदि चार्ज डिस्पर्स हो गया तो इसका मतलब निश्चित रूप से चीज स्टेबलाइज हो जाएगी। चार्ज एक ऐसी चीज है जो कोई एलिमेंट अपने ऊपर नहीं चाहता, कोई व्यक्ति भी अपने ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं चाहता। यदि चार्ज को मैं इल्जाम समझ लूं तो कोई नहीं चाहता, तो वो अपने इल्जाम को दूसरों पे डिस्पर्स करता है। मैंने झूठ नहीं बोला, इसने मेरे को बोला झूठ बोलने के लिए, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को डिस्पर्स कर रहा है और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ये एक ऐसे एग्जाम्पल था, बट नॉर्मली यदि चार्ज डिस्पर्स हो रहा है तो एलिमेंट स्टेबलाइज होगा। ये बात मैं आपसे पिछले कई दिनों से आपको समझा रहा हूं कि जितने बड़े एरिया में चार्ज फैल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। I नेगेटिव का साइज बड़ा है इसलिए चार्ज डिस्पर्स होगा। I नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन Br नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन Cl नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन F नेगेटिव। चूंकि बेटा I नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो ज्यादा बार बनेगा, मतलब HI ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब जिन होशियार बच्चों को रट्टा मारना है, जो कि गलत है, मतलब आपको चीजों को समझना चाहिए पर फिर भी यदि भूल जाओ कभी तो इट इज ह्यूमन, तो आप इसको यूं लाके यूं ले आए। ये बेटा आप एसिडिटी का बढ़ता हुआ ऑर्डर देख रहे हैं, ये एसिडिटी का बढ़ता हुआ ऑर्डर हो गया। नाउ सी दिस, बेटा यदि आपसे कोई बेसिसिटी का ऑर्डर यहां पे पूछ ले इनके बारे में कि ये कैसे बेस है, तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर
वीकर। तो चूंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस I नेगेटिव क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसी टेबल को आप एक्सटेंड कर सकते थे आगे, यहाँ पे एंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते थे। मतलब H2O के आगे आता H2S, इसके आगे आता H2Se, उसके आगे आता H2Te और उसके बाद आता H2PO। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता था H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO में यदि आपसे किसी ने कल के दिन पूछा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो शायद बच्चों आप कभी बोल सकते हो H2PO इज मोर एसिडिक when compared to H2Te, when compared to H2Se, then H2S and then H2O। और यही क्यों आप इधर भी जा सकते थे, फॉस्फाइन, आर्साइन, एंटमाइन, बिस्मथाइन। और बेटा ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है या फॉस्फाइन ज्यादा बेसिक होता है। इट इज कॉमन सेंस, यदि एसिडिटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी गिर रही है। फिर भी मैं इस बात को आपको आगे चल के समझाऊंगा, अमोनिया और फॉस्फाइन की बेसिसिटी को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। जिन बच्चों को सुनना है वो तुरंत सुन सकते हैं कि फॉस्फोरस में बेटा डी ऑर्बिटल खाली है तो लोन पेयर डिस्पर्स हो जाएगा, इस कारण बेसिसिटी गिर जाएगी। जबकि नाइट्रोजन पे डी ऑर्बिटल नहीं है तो लोन पेयर कहीं भी नहीं जाएगा। बेटा इस टेबल को आप याद रखना, जब मैं आपको एल्केन हैलाइड पढ़ाऊंगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, वहां पे अगेन इस टेबल का यूज आएगा।